हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेड एग्जाम और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस जो सीटेड ऑनलाइन एग्जाम 2021-2022 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 4 जनवरी 2022 के पेपर 2 को सॉल्व करेंगे और पेपर 2 में सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। जो आपका ये 2201 जो 05 है, 5 की जगह आपका क्या होगा 4। ये आपका सीबीएसई के द्वारा मिस प्रिंट है, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला सब्जेक्ट है सीडीपी एंड पेडागोजी का पार्ट। इसके हम 30 क्वेश्चंस करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है proxy modister principle is illustrated in which of the following examples। यानी कि अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपका विकास है, विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक उनके पूरे जीवन काल से मनुष्यों की वृद्धि का वर्णन करते हैं। यह विकास को समय में के साथ साथ परिवर्तन के प्रारूप में संदर्भित करता है। इनमें न केवल वृद्धि के जैविक और भौतिक पहलू शामिल होते हैं बल्कि विकास से जुड़े संज्ञानात्मक और सामाजिक पहलू भी शामिल होते हैं। जो आपका अधोगामी सिद्धांत है, जो आपका अधोगामी सिद्धांत है, प्रत्येक जीवित प्राणी विकास के एक प्रारूप का अनुसरण करते हैं। एक बच्चे का विकास भी एक क्रमबद्ध क्रम से होता है। जो आपका समीप दूरा विमुख है सिद्धांत है और शीर्षाभिमुख सिद्धांत है। जो आपका समीप पर दूरा विमुख सिद्धांत अनुक्रम उनका अर्थ है कि विकास शरीर के मध्य भाग में परिधि की ओर बढ़ता है। इसमें क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद बाहरी विकास होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। एजर्सन रीजन दिया गया है आपका और आपको बताना है। एजर्सन को हम जो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपके सीटेट के पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपके जो सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे कंटेंट क्लियर होने चाहिए, तब आप एजर्सन रीजन आप सॉल्व कर सकते हो। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे और कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। मान लीजिए अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों सही है और रीजन सही व्याख्या कर रही एजर्सन की, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एजर्सन रीजन दोनों ही सही है लेकिन जो आपका रीजन है सही व्याख्या नहीं करता है एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका, अगर आपका एजर्सन सही होगा रीजन गलत होगा तो ऑप्शन थर्ड। अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों ही गलत है तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए देखते हैं और आंसर करेक्ट ऑप्शन पर टिक करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ पुअर इनकम फैमिलीज हैज वेरी डिफिकल्ट चाइल्डहुड देन चिल्ड्रन ऑफ हाई इनकम फैमिलीज। रीजन दिया गया है आपका, द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंशिएटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस वेरिंग कल्चर्स। यानी कि अभिकथन ए, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बीच का बचपन उच्च आय वाले परिवार के बच्चों की तुलना में बहुत अलग है, बिल्कुल सही। अलग अलग संस्कृतियों में बच्चा द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। सही विकल्प चुने और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो आपका एजर्सन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन क्या करें सही व्याख्या करते हैं एजर्सन की, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए, जो आपकी संस्कृति है, संस्कृति को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जिसके अंतर्गत संस्कृति नियमों या मानकों का एक समूह होता है। जब किसी समाज के सदस्य द्वारा कार्य किए गए
तो ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो सदस्यों द्वारा उचित और स्वीकार मानने वाले भिन्नता के क्षेत्र में आता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इम्प्रूव athletic ability participation in game with the rules logical thought process that the center and concrete experience are hallmarks of the period of। देखिए, जो दिया गया बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभव के साथ आसपास केंद्रित होंगे, वे किस अवधि के लक्षण हैं? तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, मध्य बचपन, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपकी मध्य बाल अवस्था है, मध्य बाल अवस्था समय अवधि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक फैली हुई है। इस समय के दौरान विकास दर धीमी लेकिन स्थिर होती है। विकास दर धीमी लेकिन स्थिर होती है। पैरों में वृद्धि के कारण ऊंचाई में सबसे अधिक वृद्धि होती है। बच्चे पेशी कौशल सीखते हैं, जैसे फेंकना, पुड़ता की ओर दौड़ना आदि। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? यानी कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक कौन से हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें आपका फर्स्ट सही होगा, किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया और स्कूल। निकट परिवार नहीं होगा, क्योंकि जो निकट परिवार है यह आपका क्या होता है, प्राथमिक कारक या सामाजिक कारक क्या होता है, प्रथम कारक होता है, यानी कि प्राइमरी एजेंट होता है सोशलाइजेशन का। इसी वजह से फर्स्ट सही होगा, थर्ड सही होगा, और कौन सा सही होगा, फोर्थ। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अकॉर्डिंग टू प्याजे द अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड इज कॉल्ड। प्याजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है संतुलन, अनुकूलन, परिपक्वता, अफोर्ड, सामाजिक प्रसारण। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, परिपक्वता। ठीक, देखिए, जो आपकी परिपक्वता है, जिस तरह से हम दुनिया को समझते हैं उस पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक परिपक्वता है। जैविक परिवर्तन का खुलासा जो आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित है, माता पिता और शिक्षकों का संज्ञानात्मक विकास के इस पहलू पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, सिवाय यह सुनिश्चित करने के बच्चे को कौन सा पोषण कब चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ स्टेजेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रपोज्ड बाय द जीन पियाजे। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण, उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूड संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी मूड संक्रियात्मक अवस्था है लगभग 7 से 11 वर्ष की उम्र तक रहती है, जो कि बाल विकास के बाद के बचपन की अवस्था को दर्शाती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को समूह और व- उप, उपसर्ग संख्या, क्षेत्रफल और आयतन को संरक्षित करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स। बच्चे अपने आप से बात करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। देखिए, जो आपका चिंतन है, चिंतन सभी संज्ञानात्मक गतिविधियां प्रक्रियाओं का आधार है और मनुष्य के लिए अद्वितीय है। इसमें पर्यावरण से प्राप्त अधिकार जानकारी को हेरफेर और विश्लेषण शामिल है। विभिन्न प्रकार की चिंतन शैलियां हैं, जिनमें सृजनात्मक, तार्किक, मूर्त चिंतन आदि शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल टूल्स एंड चेंज योर फंक्शनिंग एज पर द लेव-वेगोट्स्की थ्योरी। यानी कि लेव-वेगोट्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा और थर्ड सही होगा, स्कीमा नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक। देखिए जो आपका सांस्कृतिक उपकरण है, सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सुविधा प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक उपकरण लय वेगोट्स्की का अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देते हैं। सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास और अधिगम के मुख्य निर्धारक वे मानव बौद्धिक विकास और मानव मनुष्य दुनिया को कैसे देखता है मैं महत्वपूर्ण में भूमिका निभाते हैं, बौद्धिक अनुकूलन के एक उपकरण के रूप में काम करती है। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि आपका मानचित्र, भाषा और क्या है, कैलकुलेटर, ये सारे किसके उपकरण हैं? लेव वेगोट्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमें कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रिंसिपल वुड नॉट बी एडवोकेटेड बाय लेव वेगोट्स्की? लेव वेगोट्स्की के द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, इनाम और दंड का उपयोग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए जो आपका लेव वेगोट्स्की के द्वारा कौन सा शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं करता है, कौन कर नहीं की जाएगी, किसमें? इनाम और दंड का उपयोग। देखिए किसी भी बच्चे पर कोई भी इनाम और दंड का उपयोग नहीं करना चाहिए ताकि बच्चे पर उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक। जो आपके बौद्धिक अनुकूलन है और सहकारी अधिगम, सामाजिक संपर्क, संस्कृति और भाषा है, आपके बच्चे लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठीक। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रित कक्षा को बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान पूर्वक समझिए और सही ऑप्शन पर टिक करिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपके शिक्षा शिक्षा के लिए शिक्षार्थी या बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ है कक्षा में पाठ्यक्रम की योजना बनाना और व्यवहार करना जिससे सीखने की गति और शैली में लचीलेपन की अनुमति मिलती है ताकि यह ध्यान में रखा जा सके कि कक्षा में बच्चे व्यापक रूप से भिन्न हैं, इसलिए यह पूरी कक्षा के लिए एक समान पाठ्यक्रम, एक समान शिक्षण सामग्री और गतिविधियां एक समान समय और एक समय निर्देशात्मक और मूल्यांकन रणनीतियों के मौजूदा अभ्यास से अलग शिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण का सुझाव देता है। चलिए फ्रेंड्स सब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इन लॉरेंस कोहलसबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट द स्टेट ऑफ सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय? लॉरेंस कोहलसबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक। देखिए जो आपका कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण है, प्राधिकरण निश्चित नियमों और सामाजिक व्यवस्था के रख रखाव की ओर एक अभिविन्यास है। सभी व्यवहार में अपना कर्तव्य करना, स्थापित या वैध अधिकार के प्रति सम्मान दिखाना और अपने लिए दी गई सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना शामिल है। इस चरण में कर्तव्य प्राथमिकता है, इसलिए हम मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण में कानून को बनाए रखना हर किसी का अपना कर्तव्य है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो आपके हार्वर्ड गार्डनर साहब थे, उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि शामिल की थी जो बाद में 9 हो गई थी।
आपकी भाषी बुद्धि, तर्क गणितीय बुद्धि, संगीत बुद्धि, शारीरिक गतिकी बुद्धि, अंत व्यक्तित्व बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यूज ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड डिस्कसिंग जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट रेदर देन द बीइंग बायोलॉजिकल डिटरमाइंड वुड। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना के बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, देखिए जो आपकी जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर रूढ़िवादिता एक सरलीकृत और मानकीकृत अवधारणा या विशिष्ट अर्थ वाली छवि है जिसे अक्सर लोगों द्वारा किसी अन्य समूह के बारे में आमतौर पर आयोजित किया जाता है। एक स्टीरियोटाइप इस धारणा के आधार पर एक पारंपरिक और अधिक सरलीकृत अवधारणा, राय या छवि हो सकती है कि ये गुण है जो दूसरे समूह के सदस्यों में समान है। जो आपका लैंगिक रूढ़िवादिता है, एक अति सरलीकृत और अनुचित विश्वास या विचार की लोगों के समूह में विशेष विशेषताएं होती हैं या समूह के सभी लोग समान होते हैं या समान होते हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, डैश should be followed by the teacher to facilitate learning of children from diverse background। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विविध पाठ्यक्रम के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा डैश का पालन किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विभेदित निर्देशात्मक शैलियां, ऑप्शन नंबर 3। देखिए जो आपकी निर्देशात्मक रणनीतियां हैं, चुनौतीपूर्ण पिछड़े दिव्यांग बच्चों सहित सभी के लिए समान शिक्षा देनी चाहिए। विविध शैक्षणिक निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करना और व्यक्तिगत छात्रों की सीखने की गति का सम्मान करना चाहते हैं। विभिन्न क्षमताएं, भिन्नताएं और दिव्यांग के सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। समावेशी शिक्षा सभी छात्रों के लिए बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करती है। ऐसा वातावरण बनाने जिसमें बच्चा विविधता के गुण सीख सकता है, ना कि सीखने के लिए विशेष वातावरण तैयार कर सके। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट करेक्ट। बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। जो आपका आकलन से तात्पर्य आंकड़ों के संग्रह और विभिन्न स्रोतों से विभिन्न साधनों के माध्यम से साक्ष्य इकट्ठा करने से होता है। एक आकलन छात्र की ताकत और सुधार के क्षेत्रों को निर्देशित करते हुए उसके प्रदर्शन पर प्रतिक्रियाएं प्रदान करता है, जो अधिगम में सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह केवल सत्रांत मूल्यांकन को प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि सतत मूल्यांकन को भी प्रोत्साहित करता है, यानी कि इनकरेज करेगा इसको, सतत मूल्यांकन को, जो आपका तत्काल और रचनात्मक प्रक्रिया देता है। यह केवल विशेष बच्चे को ही नहीं बल्कि सभी शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करता है। यह पारंपरिक बाहरी परीक्षा का एक पूरक होता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इंक्लूजन इन एजुकेशन इम्प्लाइज दैट। शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, देखिए जो आपका समावेशन शिक्षा है या समावेशी शिक्षा है, उन सभी बच्चों को शिक्षित करने का एक दृष्टिकोण है जो एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा की दृष्टि से उपेक्षा के खतरे में है। यह अपेक्षा करता है कि सभी विद्यार्थी सामान्य शैक्षिक प्रावधानों तक पहुंच के माध्यम से एक साथ सीखें। प्रोसेस में या सिस्टम में महत्वपूर्ण लोग माता पिता, समुदाय, आपके शिक्षक, प्रशासक और नीति निर्माता हैं।
इन सभी लोगों को बच्चों की विविध आवश्यकताओं का समर्थन करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएबिलिटी कॉज चैलेंजिंग challenges in reading and comprehending नहीं हो, यहाँ आपको comprehending, COMPREHENCING, comprehending the written material। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा पठन वैकल्य, यानी कि आपका डिसलेक्सिया। ठीक, देखिए जो आपका डिसलेक्सिया यानी कि पठन वैकल्य है, यह पढ़ने की अक्षमता है जो मानसिक मंदता, मस्तिष्क क्षति या बुद्धि की कमी के कारण नहीं होती, या आंखों या कानों से प्राप्त छवियों को समझने योग्य भाषा में अनुवाद करने की मस्तिष्क की क्षमता में कमी के कारण पठन वैकल्य वाले शिक्षार्थियों को निम्न विशेषताएं होती हैं। यदि उन्हें उल्टे अक्षर दिए गए हैं तो अक्षरों को ठीक करने में असमर्थ होते हैं, शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं, अक्षरों की दर्पण छवियों को पहचानने में असमर्थ होते हैं, वे शब्दों और वर्तनी को पहचानने में असमर्थ होते हैं और अक्षरों को समझ नहीं सकते। उन्हें लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग will hinder inclusion of learner from disadvantages and deprived groups। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से जो दिए गए हैं आपके, कौन से बाधा उत्पन्न करते हैं, किसमें सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न होगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गैर प्रासंगिक सामग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड कंटेंट, गैर प्रासंगिक सामग्री। देखिए जो आपका गैर प्रासंगिक है किसी ऐसी चीज की जांच या व्याख्या करने की प्रक्रिया जो उस संदर्भ या उस संदर्भ से अलग होती है जिसमें वह अंतर्निहित है, गैर प्रारंभिक, चेतन या अवचेतन रूप से होता है। सामग्री और पाठ्यक्रम को समावेशी शिक्षा के निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। सीखने में लचीलापन होना चाहिए। ऐसे वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें बच्चा विविधता के साथ सीख सके, ना कि सीखने के लिए कोई विशिष्ट वातावरण हो। बच्चा कक्षा का केंद्रीय या केंद्र बिंदु होता है। कक्षाएं बाल केंद्रित होनी चाहिए। चुनौतीपूर्ण बच्चे सहित सभी के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, यूज ऑफ डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज बाय द टीचर विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ। यानी कि शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। तो आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन से छात्र शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग में निम्नलिखित में से कौन से छात्र किसके समावेशन में मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा वाक्य बाधित वाले छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, बिल्कुल सही, प्रतिभाशाली छात्र और सृजनात्मक छात्र। इसमें आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, देखिए जो आपके समावेशी शिक्षा की एक ही छत के नीचे सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों और अधिगम में कठिनाई वाले छात्रों को शिक्षित करने की दिशा में एक नया दृष्टिकोण है। यह सभी छात्रों की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद द स्पेसिफाइड डिसएबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड,
गतिमान दिव्यांगता, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। देखिए जो आपकी अक्षमता है, अक्षमता शब्द आमतौर पर एक प्रकार की अनुपस्थिति या एक या अधिक क्षमताओं की कमी है जो अधिकांश मनुष्यों में होती है और जिनके बिना हमारी शारीरिक या मानसिक गतिविधियां आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। जो आपकी गतिमान दिव्यांगता है, गतिमान दिव्यांगता से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति की मांसपेशियां और या तंत्रिका तंत्र को पीड़ा के परिणाम स्वरूप स्वयं की गति और वस्तुओं के केवल कौशल से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता से है। ठीक, यह हड्डियां, जोड़ों और मांसपेशियों की अक्षमता से संबंधित है जो एक इंसान सामान्य रूप से बात करने, चलने, सुनने, देखने आदि में सक्षम होता है। इसी प्रकार ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो सामान्य कार्यों गतिविधियों को करने के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट स्टूडेंट्स थिंकिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका कौन सा आंसर होगा, साथियों के साथ चर्चा करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। देखिए जो आपकी क्या है, साथियों के साथ चर्चा करना विद्यार्थियों की सोच से सुसाध्य करता है। देखिए जो आपकी सोच है, सोच सभी संज्ञानात्मक गतिविधियों या प्रक्रियाओं का आधार है और मनुष्य के लिए अद्वितीय है। इसमें पर्यावरण से प्राप्त जानकारी में संशोधन और विश्लेषण करना शामिल है। विभिन्न प्रकार की सोच शैलियां हैं जिसमें सृजनात्मक, तार्किक, मूर्त सोच आदि शामिल है। कई और विभिन्न कार्यों में संलग्न होना, समस्या समाधान गतिविधियों में स्वयं को संलग्न करना, प्रतिमान बनाने जैसे सृजनात्मक कार्य सोचने की शक्ति में सुधार करते और शिक्षार्थियों की अपसारी सोच को बढ़ाते। स्वयं से ऊंची आवाज से बात करने से भी बच्चों को सीखी हुई अवधारणा को सोचने और याद करने में मदद मिलती है। समूह चर्चा, साथियों के साथ चर्चा, दल कार्य आदि समाज के साथ अन्य क्रिया बच्चों के विचारों को अपसारी रूप प्रदान करती है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश सिचुएशंस where the students are dash listeners for the long period of time। ऐसी स्थितियां डैश महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक डैश श्रोता होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टालना और निष्क्रिय। देखिए ऐसी स्थितियों में टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए जो आपका सुनना है, जो आपकी ऐसी स्थिति है, ठीक, जो सोच सुनना है इसका मतलब है कि जब आप किसी की बात सुनते समय या उसकी बात पर ध्यान देते समय, तो सुनने के दो प्रकार होते हैं, एक सक्रिय श्रवण और एक होता है निष्क्रिय श्रवण, यानी कि एक्टिव लिसनिंग। सेकंड आपकी पैसिव लिसनिंग होगी। जो आपके छात्रों के अधिगम पर निष्क्रिय श्रवण के कुछ प्रभाव पड़ते हैं। काम के प्रदर्शन में कमी, छात्रों पर बुरा प्रभाव छोड़ता है, वे महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाते हैं, हो सकता है कि वे ठीक से नहीं सुन पा रहे हो। एक शिक्षक के रूप में आपको छात्रों को निष्क्रिय रूप से सुनने से बचना चाहिए क्योंकि छात्र अंतक्रियात्मक अधिगम को सीखते हैं और इसका आनंद लेते हैं। निष्क्रिय शिक्षा में वे ऊब जाएंगे और इससे सुनेंगे नहीं। इसलिए ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, जो आपका अधिगम है जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है
जो विरासत में नहीं मिलती है, लेकिन जन्म से ही भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्राप्त निरंतर अंतःक्रिया और उत्तेजना से शुरू हो सकती है और यह अंत तक नहीं रुक सकती। अर्थपूर्ण अधिगम परिणाम तब मिलता है जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से और निष्पक्ष रूप से नए ज्ञान को उन प्रासंगिक अवधारणाओं से जोड़ता है जो उनके पास पहले से मौजूद है। अब अर्थपूर्ण अधिगम होता है तो यह हमारी संपूर्ण संज्ञानात्मक संरचना के भीतर परिवर्तनों की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है जो वर्तमान अवधारणाओं को संशोधित करता है और अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। While designing instruction, a teacher should ensure that her instruction does not, यानी कि निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए जो आपका अधिगम है, ठीक, जो आपका अधिगम है जीवन पर्यटन चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो विरासत में नहीं मिलती, लेकिन भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्राप्त निरंतर अंतःक्रिया है। उत्तेजना प्रदान करके जन्म से ही शुरू हो सकती है और यह अंत तक जाती है। कक्षा का वातावरण लचीला होना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों की पढ़ाई में मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम को सुगम बनाना चाहिए। शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्देश छात्रों को दें और भ्रमित और हतोत्साहित करें। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या, अगर यहाँ पे हतोत्साहित करें लिखा होता तो आपका ऑप्शन ये ना होता। ठीक, इसमें क्या लिखा है, हतोत्साहित ना करें। हतोत्साहित का मीन्स होता है इन इनकरेज। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्या होगा, डिस्करेज। ठीक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, उत्साहित करना या प्रोत्साहित करना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित का मीन्स क्या होता है, डिस्करेज। डिस्करेज, ठीक, क्या होता है, हतोत्साहित करना। और जो प्रोत्साहित होता है आपका क्या होता है, करेज। ठीक, करेज, ठीक है, COURAGE, करेज का मीन्स क्या होता है, प्रोत्साहित करना। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रमोटेड बाय द एडवोकेट ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यवहार का अनुकूलन करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए जो आपका रचनावाद है इस विचार पर केंद्रित है कि मानव ज्ञान और अधिगम का निर्माण शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है, न कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाता है। सामाजिक रचनावाद उस सोच पर आधारित है कि सामाजिक प्रक्रियाएं अधिगम और संज्ञानात्मक विकास के लिए केंद्रीय है। यह ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में मानता है और अधिगम और संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक पहलुओं को प्राथमिकता देता है। इनमें से कुछ सामाजिक पहलू भाषा, संस्कृति, दैनिक जीवन के कार्य, भौतिक वस्तुएं, पारंपरिक संपर्क, सहकर्मी संपर्क उपकरण और प्रतीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। इन ऑर्डर टू इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड स्ट्रेटेजी, यानी कि छात्रों के समय समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है। तो आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपका आंसर होगा ऐसी परिस्थितियों बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए जो आपकी समस्या समाधान कौशल है, समस्या समाधान कौशल या एक ऐसा कौशल है जिसके द्वारा छात्र विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। समस्या समाधान कौशल वे हैं जो आपको किसी समस्या के कारणों को पहचानने और समझने की अनुमति देते हैं, फिर उसे हल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, और टीचर सॉरी A teacher should deal with the misconception among children by, यानी कि एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उनके भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो आपकी भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां एक असत्य या गलत विचारों को संदर्भित करती हैं जो पहले से आत्मसात और नए समायोजित ज्ञान में असंतुलन होने के कारण होता है। विद्यार्थियों के जीवन में भ्रांतियां शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वे अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए आवश्यक है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, सेम इज दैट टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी डैश है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हानिकारक, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो आपकी अधिगम जीवन पर्यटन चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो विरासत में नहीं मिलती है, लेकिन जन्म से ही भौतिक सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्राप्त निरंतर अंत क्रिया और उत्तेजना से शुरू हो सकती है, और यह अंत क्रिया नहीं अंत तक नहीं रुकती है। असफलता के भय के बिना कार्यों में संलग्न होना, जहाँ जरूरत के बिना वहाँ बिना शर्मिंदगी के प्रश्न पूछकर छात्रों की पढ़ाई में सुधार किया जा सकता है। छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शर्मिंदगीपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसमें उनके सीखने में हानि हो सकती है और उनकी समझ का स्तर भी कम हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, द शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानकीकरण से लचीलापन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति, और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रत्येक छात्र की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर जोर देता है। 21वीं सदी के आकांक्षी लक्ष्यों के साथ गठबंधित होना चाहिए। यह रटने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर देती है। शिक्षा अन्वेषण आधारित, खोज उन्मुखी, शिक्षार्थी केंद्रित, चर्चा आधारित, लचीली और निश्चित रूप से सुखद होनी चाहिए। समस्या समाधान, गहन चिंतन, वैज्ञानिक स्वभाव, सृजनात्मक कल्पना, ध्वनि, नैतिक आधार और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स हमारा सीडीपी का आखिरी क्वेश्चन है, सीडी क्वेश्चन नंबर 30, लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टू वर्ड्स डैश रेदर देन डैश, यानी कि अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समझने और रटने, यानी कि अधिगम को समझने के बजाय रटने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। ठीक, जो आपका अधिगम है, अधिगम जीवन पर्यटन चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम समझ पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षकों को हमेशा वैचारिक तरीके से पढ़ाना चाहिए। अधिगम सार्थक तरीके से होना चाहिए। रटकर अधिगम करने या याद करके अधिगम करने को शिक्षकों द्वारा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यह छात्रों की अधिगम प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अधिगम को याद रखने के अलावा समझने की दिशा में निर्देशित किया जाए तो यह बहुत प्रभावी हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स आज हमने वीडियो में 4 जनवरी 2022 के पेपर 2 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। मेरी आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर इम्पोर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी
यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।